कहानी का नाम है अपना पोस्टर। मैंने कहा ना, मैं कहानी नहीं लिखता हूँ। क्या कहा? रोज़मर्रा की बातें। हाँ, रोज़ शेव करता हूँ। कभी कभी दाने भी छिल जाते हैं, खून भी निकला है। क्या ये कहानी है? मैं खुद एक पात्र हूँ, एक चलता फिरता पुतला। नहीं, आप माने, मैं महज एक अदना सा पत्रकार हूँ। दफ्तर जाता हूँ क्योंकि वह मेरा रूटीन है। अभी मंत्री जी के साथ रूस गया था। ये कहानी नहीं है, रूटीन है। मैं गया नहीं था। सरकार में एक बना बनाया खाना है जिसमें मुझे भी भर दिया गया था। मैं ले गया था। वहाँ के सैनिक एक ऊंची चोटी पर खड़े थे। एक ढलान अपने देश की ओर थी, दूसरी दुश्मन की ओर। वहाँ सड़कें कंडीली झाड़ियों में गूंथी थी। दिन में कैप्टन और मेजर शराब पीते हैं और शाम को गम। उनका समय फिर भी नहीं कटता, मेरा समय कट जाता है। कहानी कहीं नहीं है। उसकी महतारी मुझसे अंतिम समय मिली थी। उसकी आखिरी अपील खारिज हो चुकी थी। राष्ट्रपति और मंत्री के बीच उसकी जिंदगी चल रही थी। मान थी जो सबके पैर पकड़ती थी। शहर के करीब उसका खेत था। हरी सब्जी वह उगाती थी। लड़का फल बेचता था। 3 साल से अब लड़का जेल में है। पति जेल में है और उसने अपने चौंपड़े का आगे का हिस्सा बेच दिया है। वहाँ एक भवन बन गया है। अब की उस भवन के नीचे तक गंगा आ गई थी। घुटने तक जल उसके घर की सड़क पर था। उसने बताया कि उसके बेटे नंदू उर्फ नाहूराम वल्द बुद्धूराम को फांसी हो गई है। नंदू मेरे साथ दर्जा 3 तक पढ़ा है। मैं उसकी फलों की दुकान के फल खरीदता था। वह मुझसे शुरू में पैसे नहीं लेता था। बाद में उसने बाप से कहकर अपनी अलग दुकान खोल ली। मैं उसके बाप को भी जानने लगा। नए भवन का उद्घाटन मंत्री करने वाले थे। उसमें एक पुस्तकालय बन रहा था। मंत्री काफ़ी समय से मुझे जानते हैं। उनकी वजह से मुझे कई साल बाद फिर अपने नगर में आना पड़ा था और वहाँ कुछ नहीं बदला था। वैसे ही नदी पर नाव चल रही थी। नाराज लड़के पहले की तरह हुड़दंग मचा रहे थे। नंदू की दुकान बंद थी। बुद्धू की दुकान में एक चाय की दुकान बैठा दी गई थी। भवन के बाहर मंत्री के पैर पर सिर पटक कर उसकी महतारी रो रही थी। मुझे यही उसने सारे कागज पत्र दिए थे। राजा साहब की दुकानों में मैनेजर मन्नू बाबू उसकी पैरवी कर रहे थे। प्रदेश में नई गैर कांग्रेसी संयुक्त सरकार बन गई थी। मन्नू बाबू का पुराने और नए मंत्रियों से बराबरी का बर्ताव था। बुद्धूराम को आजीवन कारावास और नंदूराम को फांसी की सजा सेशन जज ने सुना दी थी। मन्नू बाबू बता रहे थे, बात देर से उनके हाथ आई, नहीं तो वह सब बराबर करा देते। मन्नू बाबू काम को बराबर करने में हरचंद होशियार है। वह अपने खेत के मुकदमे से बराबर करना जानते थे। ससुर ने ज़मीन इकलौते दामाद के नाम न लिखी थी। इकलौती लड़की ने मुकदमा किया। ससुर और दामाद बराबर के हिस्सेदार बन गए थे। वह दिल्ली आते। नंदू उर्फ नाहूराम की अपील की पैरवी करने नई नई तरकीबें खोज लाते। समय बच जाने पर वह अपनी पहली पत्नी और उसके बच्चों की कहानी भी सुना देते। मैं जानकर उनकी बातों को जवाबी कहा करता। वह जब किसी कागज़ पर एक साथ तेज़ी से फैसला लेने के लिए आगे कार्रवाई कराना चाहते, मुझसे पूरी दास्तान खोलकर कहते। मुकदमा बिगड़ गया क्योंकि नंदू उर्फ नाहू की माम ने पहले उन पर जोर नहीं डाला। वो सुना कर
उठते थे। एक रात एक जीप पर काफ़ी लोग लदे हुए एक घर के पास रुके थे। रात का समय था। लोगों के मुंह पर कपड़े बंधे थे। आसपास एक खाली मैदान, एक ऊंचा टीला, वहीं एक बड़ा तालाब था। तालाब के पास ताड़ के 2 पेड़ थे। एक सूख गया था। जीप सूखे ताड़ के पास रुकी थी क्योंकि साथ के ताड़ के करीब नगर पालिका की ढिबरी टिमटिमाती रहती थी। कचहरी में ये बात कई बार कई ढंग से पेश की गई। मनु बाबू उन सभी की काट निकालते, एक एक बयान को मेरे लिए खोलकर सुनाते थे। मैं नानू की फांसी की अपील पर नगर के सम्मानित नागरिकों की राय पढ़ता। एक भूतपूर्व राज्यपाल ने अपने न्याय और सत्य की मिसाल देकर राष्ट्रपति को निजी पत्र लिखा था। नंदू उर्फ नाहूराम निर्दोष है। उनकी मां का घर उजड़ गया है। और अंत में भूतपूर्व राज्यपाल ने जोर देकर कहा था, फांसी की सजा अमानवीय है। हमने गांधी जयंती पर एक प्रयोग किया था, हमें आगे बढ़ाना चाहिए। नाहूराम अभी 22 वर्ष का बच्चा है, उसे फंसाया गया है। मन्नू बाबू मेरे खातिर एक एक बात का खुलासा कर रहे थे। नंदू उर्फ नाहूराम की महतारी एक कोने में बैठी हुंकारी भर रही थी। नाहूराम का साथी बल्दू अब की साथ आया था। उसकी एक छोटी दुकान है, ऊन बैंड की टोकरी और लेडीज पर्स की। वह पुरानी दिल्ली से तो पर्स खरीद लाया था। मनु बाबू को उसने एक बड़ा गिलास दूध का दिया था और उसे होटल में खाना खाने जाना था। मुझे एक आवश्यक फ़ोन का इंतज़ार था। नंदू की महतारी गिलास धोने चली गई थी और वल्दो अपना सामान समेट रहा था। पिछले चुनाव से संसद में मनोहर बाबू जीतते आ रहे हैं। वह अपने नगर के एक एक नागरिक के लिए अपना दिल्ली का फ्लैट खुला रखते थे। उन्होंने सबसे साफ साफ कर दिया था, आना और जम के रहना। लोग एमपी के घर में आकर कुछ देर के लिए संसद सदस्य बन जाते थे। फ़ोन पर कहते थे, अमुक फ़ोन नंबर पर हूँ एमपी। मन्नू बाबू भी पहले मनोहर बाबू के बंगले में ही रहते थे। दोनों एक मशहूर क्लब के सदस्य रहे हैं। दोनों की पुरानी रफ्त जब्त है। मन्नू बाबू ने अब की बार दिल्ली में अपना डेरा बदल दिया था। नंदू को पिछले 1.5 साल से फांसी की सज़ा हो चुकी है। मनोहर बाबू के भरोसे नंद उर्फ नाहूराम की महतारी हर पखवाड़े दिल्ली आती थी। मनोहर बाबू घर में घुटने भर का जांघिया पहन कर कोच पर पसर जाते थे। जब कोई उनके सिर आ जाता वह फ़ोन उठाते, हाँ क्या नंदू उर्फ नंदूरा के केस में अपील राष्ट्रपति के पास गई है? और वह शाम तक पीएम और उसके सचिव से बात करने का आश्वासन देते। आपकी चुनाव में मनोहर बाबू हार गए। अब तक का कांग्रेस का जादू ही बिखर गया। प्रतिपक्ष दल का एमपी हो गया। मन्नू बाबू इस जीत को भी अपने अंदाज से बताते। मैं फ़ोन की प्रतीक्षा करता रहा। अब की वो वाम एमपी के फ्लैट में टिके थे। क्या करते? साहब जी साथ लेकर वामपंथी पार्टी दफ्तर में गए थे और एमपी साहब ने अपनी कोठी की ताली दे दी थी। साहब जी की शराब की दूसरी बड़ी दुकान दफ्तर के करीब ही खुली थी। फ़ोन की घंटी बजी। मैंने चौंका उठाया। उधर से साहब जी कह रहे थे कि 14 तारीख नंदू उर्फ नाहू की फंसी की बैठी हैं। मैंने फ़ोन का चौंका मन्नू बाबू को सौंप दिया। वो बीच बीच में अपना पूरा शरीर उछालकर एक साथ एक बात दोहराने लगे। राष्ट्रपति ने अपील दूसरी बार भी खारिज यानी रिजेक्ट कर दी। हमने अभी नई अपील की है। अभी गृह मंत्री के पास हमारी अपील अटकी हुई है। फांसी टल जाएगी, देखें क्या होता है। 2-1 सचिवों से भी मिला, राष्ट्रपति के निजी सचिव से भी मिला। हाँ, आज 12 है। नाहू की महतारा आज ही चली जाएगी। हाँ, उसका
कल वहाँ रहना आवश्यक है। मैंने किसी की ओर देखा नहीं, सिगरेट पीने बाहर चला गया आया। भीतर ज़ोर ज़ोर से नाहू की महतारी रो रही थी। मैं घूमने के अलावा कर ही क्या सकता था। नहीं साहब, कहानी कहीं नहीं है, गप ये नहीं है, झूठ भी नहीं है, पर आप माने मैं कहानी नहीं लिखता। ये मन्नू बाबू का फ़ोन प्रसंग और मेरा बाहर आना एक मोड़ है। आप ही क्या अजीब आदमी हैं। आपने मोड़ देखे हैं और आप खुद कुछ कह रहे थे। हाँ, स्कूल में जहाँ आप हैं वहाँ 2 लाख का गबन है। प्रादेशिकता, सांप्रदायिकता। छोटे साहब, गबन भी छोड़िए। आप और मैम क्या कर सकते हैं। आपकी नौकरी पर बात आ पड़ी है। मैं ऐसी बात आने नहीं देता। कब कौन पीट दे। जब एक दूतावास के सामने कुछ लेखक प्रदर्शन कर रहे थे, मैं नहीं गया था, कामना भी नहीं। कभी कभी वक्तव्य देता हूँ। लेखक और पत्रकार के बीच में एक बारीक सूत्र भर का ही अंतर है। मैं खुद एक कमज़ोर दिमाग का चेखों का चरित्र हूँ। आप मुझे खींच रहे हैं। आपने जो फैसला किया है ठीक ही किया होगा। प्रिंसिपल के 2 ट्रक चलते हैं, एक कार है, 4 कोठियाँ हैं। साहब, आपको इससे क्या लेना देना। आप मन से पढ़ाए। योग्य अध्यापक को राष्ट्रीय पुरस्कार भी इसी बात पर मिलता है। आप योग्य और विद्यार्थियों के प्रिय अध्यापक हैं। प्राइवेट स्कूल में सब चलता है। अभी एक बड़ी फर्म में 2 करोड़ का गोलमाल हुआ था। फर्म के बड़े अधिकारियों का वेतन नहीं मिल रहा है। मालिक का दूसरा कारोबार तो चल रहा है। सरकार ने फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। आप और मैं क्या कर सकते हैं। साहब, एक अदना सा पत्रकार हूँ। लेखक बनने का मुगालता भी नहीं है। कभी कभी आप लोग याद कर लेते हैं। बात इतनी सी है। दिल्ली में कुछ भी संभव है। आजकल पोस्टर युद्ध चल रहा है। युद्ध युद्ध 2 महायुद्धों के बाद हमारा समय पोस्टर युग है। आप नहीं मानते। आपने फैसला किया है। प्रिंसिपल के कच्चे चिट्ठे खोलेंगे। आपने खुद एक पत्र निकाला है। अच्छा, तो आप पत्रकार भी हैं। मैं ले गया था, वहाँ की रिपोर्ट आपने देखी। अब मैं उससे अधिक लिख नहीं सकता। सुरक्षा वालों की शर्त है। वे एक एक फ़ोटो देखते हैं। मेरी फ़ोटो भी वहीं जब्त है। हाँ हाँ, आपने ठीक कहा, मैं खुद जब्त हूँ। मजबूरी का दूसरा नाम अहिंसा है। वही करना है। एक अध्यक्ष ने संवैधानिक अधिकारों को चुनौती दी है। मैं एक पोस्टर पढ़ रहा था, राष्ट्रपति ने नौकरशाही को शह दे रखी है। साहब, हम मालिक की गाते हैं, वो हमें शह नहीं देंगे। आप ही कह रहे थे आप योग्य और प्रिय हैं, पर आपको स्कूल की व्यवस्था शह नहीं देती है। व्यवस्था की एक मजबूरी भी होती है। राज्यपाल ने प्रमुख विधायकों से सलाह लिए बिना विधानसभा भंग कर दी है। नई सरकार बना ली। आप एक नेता के लहजे में बोल रहे हैं, चुनाव लड़िए। आग लगाना काफ़ी नहीं है। मैं राजनीति से निराश हूँ। हो सकता है आपने चुनाव में प्रतिपक्ष की सरकारों के गठन को बहुत बड़ी बात मान ली थी। आप विधानसभा और संसद के अंदर क्रांति लाने के विश्वासी नहीं हैं। आप विश्वासी हैं, ये काफ़ी है। हाँ, नंदू उर्फ नाहू की पत्नी जीवित है। मन्नू बाबू उसे समझाने गए थे। उसने 2 साल से नंदू उर्फ नाहू को तलाक दे दिया है। जेब खर्च का दावा उसने किया था, नाहू नहीं दे रहा था। बीच बचाव करके उसे दिलाया गया। इस पर भी वो मन्नू बाबू पर बरस पड़ी। वो मर जाए मेरी बला से। उसके बाप की हत्या में नंदू उर्फ नाहू को सजा हुई है। आप तुम्हारे चाचा है। वो अगर तुम्हें नहीं देखेंगे तो औरत का धर्म पति है। मन्नू बाबू ने सब कुछ समझाया, पर वह टस से मस नहीं हुई। उसने सुनकर एक बार आंख भी नहीं झुकाई कि नंदू को इसी 14 तारीख को फांसी पर लटकाया जा रहा है।
केवल पत्नी आखिरी अपील कर सकती है, मन्नू ने उसे फिर समझाया था। इसी तरह मन्नू बाबू ने अपनी औरत को समझा लिया था। वो मज़े में दूसरी बीवी के साथ रहने लगे हैं, पर पहली पत्नी के बच्चे भी अभी भी उनको पिता मानते हैं। वह अपनी पहली पत्नी को आज तक धर्मात्मा कहते हैं। उसके खेत के वह अकेले धार्मिक हकदार हैं। हक की बात आप में है, मैं हक नहीं जानता हूँ, पर मानने की बात नहीं है। लेखकों की एक जमात में उस दिन बैठा था। एक पुराने प्रगतिशील लेखक थे। अब उनका अपना बड़ा व्यापार है। धंधे से जब आंख उठाते हैं तब अपना पुराना जीवन याद आ जाता है। उस दिन बड़े विफल हो रहे थे। बोले, वामबंदियों में भी फूट पड़ गई। साहब, आपने तो हक की सीढ़ियाँ बना ली हैं, मैंने हक को मान्यता ही नहीं दी। अब आपकी तरह मैं भी अपने अतीत को दुह कर कहाँ तक दूध निकालूं? आप मानते हैं मैं ठीक करता हूँ। आपके बगल में वह रहती थी। अपने पति को वो छोड़ आई हैं। बड़े भाई सरकारी नौकरी में हैं। छोटे भाई की शादी अभी हुई है। 2 कमरों का बाबू लोगों का फ्लैट होता है। एक में बड़े भाई भावज रहते हैं, दूसरे में वह रहती हैं और एक और छोटे भाई की बहू और भाई सोते हैं। घर में उसकी इच्छा पर पत्ते हिलते हैं। उसे सताने में आनंद मिलता है। पति को सदा नहीं सकी छोड़ आई। अब आप कहेंगे यही यातना है। आप भी यातना भोगते हैं। प्रिंसिपल ने स्कूल के बाद वहीं प्राइवेट ट्यूशन का दर्जा लगा दिया है। आधी फीस वह ले लेते हैं और आप और दूसरे अध्यापक मेहनत करते हैं। कुछ पैसे भी मिल ही जाते हैं। अपना पोस्टर युद्ध ऐसा ही है। आपने ठीक कहा, पश्चाताप और यातना का दर्जा आज सबसे ऊंचा है। आप तो बिल्कुल दार्शनिक हैं। मैं फर्श भी नहीं तोड़ता हूँ, सदर पर रहता हूँ और मन्नू बाबू से और आपसे कभी कभी दिल बहला देता हूँ। आप कुछ करना चाहते हैं और अभी से आपकी आंखें लाल हो गई हैं। आप जानते हैं आंखें कभी भी लाल हो सकती हैं। नहीं, मैं अक्सर शाम को पीता हूँ। सुबह डिस्पैच तैयार करना पड़ता है। खुमारी उतरने पर ही लिखता हूँ। खुमारी में अगर कुछ दिल की बात लिख गया तो? नहीं साहब, आपकी तरह मैं जानबूझकर बायर मोल नहीं लेता। मेरा साथी था साहब, नई नई शादी के सपने देख रहा था साहब। अच्छी नौकरी थी, सभी उसको घेरे रहते थे। क्षमा करें, नए लेखकों को पूछता कौन है? प्रकाशक टके सा जवाब दे देते हैं। साहब, उसे अखबार में कॉलम भरने थे। एक हाथ में झांझ बजाते एलन गिन्सबर्ग का सत्संग और दूसरे हाथ में गांजा का दम लगाने वाली सनसनी तक तो ठीक था। एक बार वह खुमारी में दिल की बात लिख गया। दूसरे दिन मालिक ने बुलाकर उसके दिल का अक्स उसके सामने रख दिया। फिर बस वो सड़क पर था। अब वह भी अपनी तरह कुछ करना चाहता है और अब वह भी आपकी तरह कुछ करना चाहता है। मैंने कहा ना, मैं सहानुभूति को भी फर्श के नीचे नहीं जाने देता। सदा पर रहता हूँ। कभी कभी फर्श तोड़ देना अच्छा लगता है, वही करता रहा हूँ। कागज़ काले करो या फाड़ो, उससे कुछ नहीं होता। और मन्नू बाबू की तरह बराबर करने में भी मेरी दाल नहीं गलती। दावत मिलती है पी लेता हूँ, नहीं मिलती है चुपचाप सो जाता हूँ। 2 एक अड्डे हैं जहाँ जाने पर विदेशी चखने को मिल जाती हैं। बराबर के धंधे से अभी भी बचता हूँ। अपना इतना ही धर्म है। आप खुद कंपोज करते हैं, आपका अपना प्रेस है, तब तो साहब आपकी जान है, अपने मालिक है। साइकिल पर कागज़ लाद कर खुद अपने प्रेस तक लेकर जाते हैं। आप भी कमाल के आदमी हैं। मिलती गालियाँ हैं, अच्छा धंधा है, चलाए चलिए। कभी गाली बैंक खोल लीजिएगा। वैधानिक संघर्ष, हाँ वही तो पोस्टर युद्ध है हमारा। हम सबकी नावें बहकर विधानसभा से होती हुई
संसद के कगार पर रुकी हैं। मेरी रोज़मर्रा की खुराकी यही सब है। नानू को अब की फांसी हुई हो गई। हाँ, उसकी औरत ने अपील नहीं की, उसका तो केस बिगड़ जाता। वो कैसे आपसे आपके हत्यारे पति को बचाती? कभी धर्म में रहा होगा कुछ। आप ही आज के युग के नहीं हैं। तभी साइकिल पर अखबार का कागज़ लाते हैं, खुद कंपोज करते हैं और समाज में नेकनाम प्रिंसिपल की इज्जत उछालते हैं। 2 लाख या करोड़ की हेरा फेरी से देश में कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप ही मुझे सदर से नीचे ठेल रहे हैं। नीचे अंधेरा है साहब, बड़ा मारकाट भरा अंधकार। आपकी एक बात मैं मान लेता हूँ, देश में अंधेरा है। नंदू उर्फ नानू की महतारी उस दिन पत्थर की मूरत बन गई थी। पति को 25 साल कड़ी कैद, बेटे को कल फांसी हो जाएगी। साहब, आपको आपकी तरह मैं आंखें भर कर नहीं लिखता। मैंने कहा न, नशा सुबह उतर जाता है। खुमारी में कहीं दिल का कोई दबा टुकड़ा भी ऊपर आया तो अपनी ही तो पत्ती कटे। हाँ साहब, अपनी ज़िंदगी तो इसी पत्ती पर टिकी है। उसकी रक्षा के लिए अपना पोस्टर ही अपनी ऊंचाई है। सदा पर रहना और शाम छानना फूंकना।